सभी बैचेस से स्टूडेंट प्रेजेंट है? टेल मी येस और नो। Yes, sir. I am present from CCS LLM second semester. ऑलराइट, आई थिंक CCS में मैंने कॉन्ट्रैक्ट कराया है शायद, Yes, sir. एंड CCS Sir, LLM, second semester. MULLB LLM फोर्थ सेमेस्टर में मैंने पहले कभी क्रिमिनोलॉजी कराया है। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। Sir, is it second semester class? LLB 3 is देखिए, CCS. हाँ, ये 3 सेमेस्टर्स का मिक्स बैच है, जिसमें CCS सेकेंड सेमेस्टर, CCS LLM फर्स्ट सेमेस्टर और MU LLM फोर्थ सेमेस्टर, राइट। 3 बैचेस से स्टूडेंट्स यहाँ बुलाए गए हैं। So contents are same for all these. हाँ, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जूरिस्प्रूडेंस। सो जूरिस्प्रूडेंस एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको डिवाइड किया गया है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, या So जस्ट we have सिंपल? little bit Yes, sir. idea about it. Sir, jurisprudence 2 करना है हमको. ठीक है, CCS second semester LLB. CCS सेकेंड सेमेस्टर LLB, ठीक है। Adi? ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस 1 एंड 2 में डिवाइड किया हुआ है। बहुत से बैचेस में अभी जूरिस्प्रूडेंस 1 नहीं हुआ, और सिंस CCS में हो चुका होगा तो वी आर गोइंग टू स्टडी जूरिस्प्रूडेंस 2 एज वेल। ठीक है, तो ये कंबाइन क्लास है जिसमें मैं आपको एक आउटलुक प्रोवाइड करूँगा रिगार्डिंग जूरिस्प्रूडेंस 1 एज वेल एज जूरिस्प्रूडेंस 2, राइट। सो डू नॉट वरी, अगर 1 आपने किया हुआ है तो हल्का सा रिवाइज हो जाएगा। इन केस अगर 1 नहीं किया, ऑलराइट, तो स्टार्टिंग से पूरा हम देख के चलेंगे, प्लस जूरिस्प्रूडेंस 2। सो 1 एंड 2 बोथ विल बी कवर्ड इन योर क्लास। और ये जो क्लास है ये रेगुलर होने वाली है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, राइट। मंडे टू फ्राइडे हम ये रेगुलर क्लास रखेंगे, 7:30 से 8:30 पे रहेगा। एंड इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप लोग शार्प 7:30 पे आ जाइएगा, राइट। जैसे अभी कुछ लोग Sir, I'm just 7:40 हो रहा है। requesting. Sir, I'm just requesting if possible. Can it be 8 o'clock? 8 o'clock से मेरा दूसरा सेशन होता है, राइट। मेरा अभी 11 o'clock तक सेशन रहेगा, तो या तो फिर अच्छा 11 के बाद ही रखना पड़ेगा, राइट। नहीं नहीं फिर ठीक है सर 7:30 to 8:30. हाँ, थैंक यू. ऑलराइट। सो जूरिस्प्रूडेंस हमको कवर करना है। नाउ दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी थियोरिटिकल इन नेचर, एज यू माइट बी अवेयर अबाउट इट, राइट। इसमें किसी भी तरीके का बेरेक नहीं मिलेगा आप लोगों को, राइट। एंड jurisprudence is a pure theoretical subject, yet it is very important and interesting subject, right? बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि नेक्स्ट क्लास से आपको इन टाइम ज्वाइन होना है, क्योंकि अभी 40 हो रहे हैं, 7:40, और स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग द सेशन, राइट। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि 7:30 या 7:15 से आप ओपन करके बैठ जाओ, 7:30 तक मैं ओपन आपको ज्वाइन करवा दूंगा, राइट। सो दैट अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्लस छूटेगा नहीं आपका, राइट। सो जनरल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट समझ नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स का फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ होता है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फ्लो, राइट। तो जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप फ्लो समझ गए तो बहुत इजी बन जाएगा फिर ये सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस इटसेल्फ, इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? कैन यू टेल मी इफ़ यू हैड स्टडीड इट अर्लियर, या जिन लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस 1 किया है तो ज़रूर आपने डेफिनेशंस पढ़ी होंगी जूरिस्प्रूडेंस की।
एक्चुअल में है क्या jurisprudence? बताइए. So jurisprudence defines interpretation of any law made by the parliament or any other notification circulars. It helps in understanding the meaning of actual law that has been introduced. Is It it so? cannot सर be related to interpretation, because if it is related to interpretation, then there is no need of interpretation of statute. There is another subject in law that you are going to study if you had not studied it yet. Right? एक subject आएगा आपको interpretation of statute. Right? तो jurisprudence is not related to interpretation of statute. Right? जी सर So बताइए. jurisprudence means knowledge of law. jurisprudence tells us about how the law is made. What was the requirement for this law to be made? Hmm. सर ओवर द इयर्स क्या क्या चेंजेस हुए इन द लॉ एंड कैसे हमने उसे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया. All right. एक comment भी आया है हमारे पास, knowledge of law, study of law. Right? Sir, may I explain? जी बताइए. Hi, good evening, sir. Mona Sharma here. Last, what we've learned in the jurisprudence is the definition of jurisprudence means this is the legal history of the law, how it has been made in a different country as per the jurist. And we have learned a lot of schools like sociological schools, historical schools. ठीक है, वो and, तो American स्कूल्स तो model काफ़ी schools and दूर की बात है. राइट? Yeah. अभी तो जस्ट वी आर having a glance over the subject that what is the meaning of So jurisprudence. this is the legal history as per the jurist in different countries in the different eras. ठीक है. सो बेसिकली jurisprudence है क्या? एक कॉमन चीज़ें जो निकल के आई, दैट इज़ दैट jurisprudence इज़ अ स्टडी ऑफ लॉ. राइट? आप कमेंट्स भी कर सकते हो, कमेंट्स मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगा. राइट? नॉलेज ऑफ लॉ हो गया, और what is law, या why we need a law, या how to make a law, या what was the purpose behind the creation of a statute or law. Right? So all of this question will be answered in your jurisprudence. Right? As far as I am concerned, I am not going to tell you the theoretical part. Right? I'm not going to tell you that what jurists said or what was the crammed definition, ये रट लो या ये definition है. Right? ये सब चीज़ें तो आप देख ही सकते हो. I am here to tell you how you can apply jurisprudence in your legal career. Right? Now jurisprudence on first look, it feels like that it is a very theoretical subject. Right? But it is very important if we talk about the application of it. Right? It not only tells us about the law, it also creates the analytical thinking, so that even if we are going to study any new law, we can raise questions. Right? I always ask from my students to raise quality question, because quality question will result into quality knowledge. Right? So jurisprudence will tell you how you can understand the law. Right? That is the pure sense of jurisprudence, कि आप समझोगे कैसे लॉ. राइट? श्योरली आप लोगों ने जो जो पॉइंट्स बोले वो करेक्ट है, बट दोज पॉइंट्स आर रिटन समवेयर, कि चलो थ्योरी में मिल गया, किसी ने डेफिनेशन दे दिया. राइट? सो रटा रटाया चीज़ें. राइट? एंड कोई गलती नहीं है ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज jurisprudence इज़ अ theoretical subject. But as far as I am concerned, I am going to tell you how you can apply jurisprudence. Right? So basically, we live in a society, and society is guided by law. And not only a rigid law, but a law which is flexible or dynamic. That means when the society changes, it is required that law should be changed as well. Because society cannot survive when there is a rigid law. Right? अगर कोई लॉ है और रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, डायनेमिक करेक्टर नहीं है उसमें, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट सोसाइटी टू सर्वाइव.
फॉर इंस्टेंस पास्ट में बहुत से ऐसे एक्शन जो ऑफेंस थे, आज वो ऑफेंसेस नहीं हैं, राइट? वाई? बिकॉज द नेचर and the society has changed, right? And accordingly law need to be changed as well, right? So now how the society is changing day by day, and how we need to bring amendments in law in order to comply with that changes. All right, this is the part of jurisprudence. अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आईपीसी का, right? If we take an example of IPC, so we know that there is a death penalty provided in IPC, right? You might be aware about it. देखिए अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो आई रिक्वेस्ट ऑलराइट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू कि 7:30 पे शार्प ज्वाइन कर लेना, या 7:15 से आप लिंक पे क्लिक करके बैठ जाना। 7:30 पे मैं ऑन टाइम आपको एंट्री दे दूंगा, राइट? अब जैसे 15-20 मिनट बाद आप ज्वाइन करोगे तो बहुत जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो निकल जाएगा, राइट? जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब भी होता है उससे, राइट? सो नाउ इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ आईपीसी, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट दैट उसमें डेथ पेनल्टी एक पनिशमेंट है, राइट? नाउ इफ़ वी अंडरस्टैंड द बेसिक क्राइटेरिया बिहाइंड इट कि क्यों दिया जा रहा है डेथ पेनल्टी, बिकॉज देयर आर मेनी कंट्रीज इन विच देर इज़ नो डेथ पेनल्टी एट ऑल, राइट? डू यू नो द एग्जाम्पल? कैन यू टेल मी एनी कंट्री अंडर विच देर इज़ नो डेथ पेनल्टी, राइट? देयर आर मेनी कंट्रीज जिसमें डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दिया गया है। चेक करना, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, चेक करना, राइट? तो डेथ पेनल्टी जब कंट्रीज़ में हटाया गया है तो इंडिया में क्यों नहीं हटाया? या डेथ पेनल्टी से आप क्या सर्व कर रहे हो नेशन को, राइट? देर आर सर्टेन पॉइंट्स की देखो एक्यूज़ है ग्रेव, उन्होंने ग्रेव ऑफेंस किया है तो उनको सज़ा तो मिलेगी, एंड दैट इज़ डेथ पेनल्टी, राइट? बट दैट इज़ नॉट ऑल। अब डेथ पेनल्टी के पीछे एक पर्पज़ है। क्या पर्पज़ है? टू क्रिएट डेटरेंट, राइट? एक डर, एक फियर क्रिएट करना लोगों के बीच, सो दैट सच काइंड ऑफ ऑफेंस शुड नॉट बी कमिटेड अगेन, राइट? You will see that many serious offenses related to women, right? Even offenses like murder, तो इनमें डेथ पेनल्टी ऑफेंस है, राइट? एंड इन दैट डेथ पेनल्टी सज़ा है। अब डेथ पेनल्टी क्यों दिया गया है एज अ पनिशमेंट? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट डेटरेंट, बिकॉज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन impacts the society as a whole, and it is not good for the identity of the country as well, right? So for that reason we need to create deterrence, all right? And that is why death penalty is justified in our criminal justice system, right? Now the point is that whatever I discussed, whatever purpose and whatever thing or reason is behind this ideology, that is jurisprudence, right? The way I told you that the validity of death penalty is just because so that we can create deterrent in the society, right? And by that we can prevent offenses, all right? Although there are many countries in which there is no death penalty, but that does not mean that they do not use deterrent effect, all right? For them, maybe life imprisonment is having the same deterrent effect as death penalty in India, right? For that purpose, we can justify that death penalty is justified in criminal justice system as well as in other countries जहाँ पे death penalty नहीं है, life imprisonment है, तो वहाँ पे भी वो justified होगा, right? One more example I want to give regarding IPC.
अब देखो है तो theoretical subject, but I am relating it with the statutes. Basically, if it is a jurisprudence, if it means the knowledge of law or understanding of law, so obviously it can be related to any subject, right? So do not feel like that jurisprudence is the individual subject. It is related to all subjects, all right, whatever you study, right? It is related to all the subjects, right? If I want to give an example, have you heard about BNS? Tell me. BNS is, सुना है BNSS के बारे में? या भारतीय BNS? न्याय संहिता Yes, सर sir. It has been changed. IPC has been changed to हाँ, BNS from right. 1st July 2024. All right. So IPC has been converted, or you can say changed into BNS, right? Bharatiya Nyay Sanhita, and that was the date. What was the date? 25th December 2023, and Sir, from 1st it July, is implemented from 1st July. it was implemented from 1st 1st July July 2024, 2024. Yeah. right? But enacted in 25th December 2023. 2023. Correct. Now, जब ये change आया, so there were punishments, but a new punishment was added. अब देखा जाए तो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऑलराइट, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की है, रिग्रेस है, सिंपल है, फाइन है, राइट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सब आईपीसी में थे. बट इफ यू लुक एट BNS, so a new punishment is also been added, that is community service, right? Before 2023 there was no name of community service in IPC, but if you look at BNS, you'll find community service as a kind of punishment, right? होता क्या है कि अगर किसी ने कुछ किया, ऑफेंस किया, तो कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट दी जा सकती है. मीन्स आप कोई NGO में जाके सपोर्ट करो, और कोई कम्युनिटी सर्विस आप बोल दो उस एक्यूज पर्सन को कि आप ये करना वो करना. Instead of putting that person behind bar, you are using that person to serve, all right, a community. कि जाओ NGO में जाके आप ये वर्क करो, right? So this shows the dynamic character of law, and this also shows the jurisprudence, the jurisprudential aspect of BNS. Because community service पहले नहीं था, अब है. क्यों? Because there is a change in the society, right? And since there is a change in the society, we do not want some minor actions to get punished a lot, right? अब जैसे न्यूज़ में काफ़ी सुना जाता है कि एक पर्सन ने चोरी किया और चोरी करने की सज़ा मैक्सिमम 3 इयर्स तक की दी जा सकती है आईपीसी के अकॉर्डिंग. अब लेकिन चोरी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. एक पर्सन को 200 रुपये की चोरी के लिए 1-1.5 साल सर्व करना पड़ा, राइट? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए और इटसेल्फ उस इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है. सो दे हैड ऑल्सो क्रिएटेड दिस कम्युनिटी सर्विस कि इन केस अगर कुछ ऐसा होता है तो कम्युनिटी सर्विस देके उसे छोड़ देंगे कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप सर्व करना कम्युनिटी में, हेल्प करना उनका, एंड then you are free to go, because the society is changing, right? And same you can take the example of adultery. It was an offense in IPC, all right, and I think in 2018 or 19 around, all right, that provision related to adultery was considered as unconstitutional by the Supreme Court, right? So since the society is changing now, the mindset of society is that adultery should not be there, right? The punishment related to adultery should not be there. So because of that, there is a change in the law, right? So jurisprudence tells us that in society, what is the need of a law, why we should create a law, what is the purpose of a law. And by law, I do not want to tell you a whole subject. By law, it can be a certain provision or certain concept as well, right?
So if we had added community service, so what was the reason behind it? All right, why we need it? There are several factors related to that. तो बहुत से point हो सकते हैं that what law is in itself, why we require it, right? What are the dimension, what are the purpose, what are the possibilities, whether that law is flexible or not, is it rigid or not, can that law be work with a flow or not, right? बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ये सब जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, नॉट ओनली रिलेटेड टू आईपीसी और बीएनएस, यू विल फाइंड इट इन एवरी सब्जेक्ट, राइट? टिल नाउ जो भी सब्जेक्ट आपने किया होगा, हर एक सब्जेक्ट का एक जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट होता है. यस, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया मदर ऑफ ऑल लॉ, राइट? मदर तो नहीं बोल सकते बिकॉज मदर इज़ लाइक द वन हु गिव बर्थ, राइट? बट हाँ, टू सम एक्सटेंट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ये बोला जा सकता है, राइट? टू सम दैट एक्सटेंट इट इज़ करेक्ट, राइट? वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए मदर ऑफ लॉ, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू द प्रोसेस टू क्रिएट स्टैट्यूट, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अपेक्स लॉ or the mother, you can say, right? But jurisprudence tells us that what is the need, why we required it, what is the purpose, right? And it can be used in any subject, even in constitution. If we take the example of constitution, you will realize that if you understand till now everything correctly, you can use jurisprudence in constitution as well. Because if you had heard कॉन्स्टिट्यूशन और इफ़ यू हैव डिस्कस्ड कॉन्स्टिट्यूशन, और पढ़ा होगा, पढ़ा है अभी या नहीं पढ़ाया? पढ़ा तो होगा कॉन्स्टिट्यूशन. यस सर. पढ़ा है सर. सो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई ऐसा आर्टिकल है, इज देयर एनी आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर? इज देयर एनी आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सर कोई कॉन्स्टिट्यूशन? पर्टिकुलर आर्टिकल नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. दैट इज अपॉन द जुडिशरी ऑफ द सिस्टम हाँ. who defines time to time and according to the cases and the facts available. Right. So basically there is no such article in constitution which tells us about the doctrine of basic structure. Now doctrine of basic structure is the jurisprudential aspect of constitution, right? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, मुझे हैंड रेज करते हुए दिख रहे हैं स्टूडेंट्स. आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और चेंज्ड. You can do amendment in constitution. Parliament had power and procedure to do that, but Parliament cannot straight away destroy the basic structure, change it entirely, right? So for that purpose, in order to preserve and protect constitution, it has been done, right? अब आपने बोल दिया कि सर ये केस लॉ से आया है, right? Now there is no person, even if he is a judicial officer, there is no person who can give decision on the basis of his own thinking. Rather, the judgment or order should be reasoned, right? That means if someone is creating the doctrine of basic structure, there should be a reason behind it, right? जज ने ऐसा ही नहीं दे दिया कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं. बहुत सोच समझ के वो डॉक्ट्राइन क्रिएट किया गया है, राइट? सर इसमें मेरा एक डाउट है कि जिस जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होती है, जो जुडिशियल रीजनिंग होती है, क्या ये इस पे डिपेंड करती है कि जो स्पेसिफिक वो जस्टिस हैं उनका वो किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं जूरिस्प्रूडेंस में? देखिए, स्कूल्स आपको इंटरप्रिटेशन में हेल्प नहीं करते. स्कूल्स जस्ट एग्जाम्पल्स हैं कि टाइम टू टाइम हिस्ट्री में, पास्ट में डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट ने लॉ को किस तरीके से समझा है, राइट? टू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट, बस इतना सा इस चीज़ का रिलीवेंस है, राइट? एंड येस, ऑफन वी टेक द डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट, or sometimes they helps, but that does not become a rule that we had to follow it, right?
even if court wants to go against the theory, the legal theory of any jurist, court can do so, right? ठीक है? These are not the particular rules that court has to follow. Supreme Court and High Court are not bound by any provision or any law or any opinion of any person, right? They can do anything in the interest of justice. They are not being controlled by anyone, right? Just because jurist का कुछ opinion है, उस basis पे आप reason बना के judgment pass ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता, right? Now कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्यों बनाया गया? बिकॉज वी वांट दैट पार्लियामेंट शुड नॉट इंटरवेन इनटू द वर्किंग ऑफ जुडिशरी डिपार्टमेंट, राइट? जो जुडिशरी का ऑर्गन है वो और एग्जीक्यूटिव सेपरेट रहे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब सेपरेट रहें, अपना अपना जुरिसडिक्शंस अपने अपने डोमेन में वो एक्सरसाइज करें, एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि कल को अगर फंडामेंटल राइट ख़त्म कर दिए, राइट, अगर आपने इतनी पावर दे दिया तो फंडामेंटल राइट ख़त्म हो जाएगा, राइट? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इस पर्पस के लिए गया है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके। दैट मीन्स पावर किसी एक पर्सन, एक स्पेसिफिक पर्सन पे ना रहे, राइट? जुडिशरी वालों के पास डिसीजन देने की पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास लागू करने की पावर होती है, एंड लेजिस्लेचर के पास क्रिएट करने की पावर होती है। लेजिस्लेचर क्रिएट्स द लॉ, जुडिशरी इंटरप्रेट्स इट, राइट, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस, एंड एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स इट, राइट? एंड इवन जैसे आप देखते हो फॉरेन गवर्नमेंट्स, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन पे पावर दी गई है, राइट? जैसे आप रशिया में देखोगे, चाइना में देखोगे, सो यू विल फाइंड दैट एवरी पावर बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, राइट? यहाँ पे भी ऐसा है, एज यू कैन से कि दैट पीएम इज़ द हेड, बट अंडर पीएम देर आर सेवरल मिनिस्टर्स, राइट, एंड दे टेक डिसीजन कलेक्टिवली, राइट? दे आर रिस्पॉन्सिबल, एंड पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हाउसेस हैं, सो कोई लॉ बनता है तो हाउसेस में डिस्कशन होके फिर प्रेसिडेंट का असेंट होके फिर लॉ क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं कि एक पर्सन ने जस्ट मन करा उनका और लॉ बना दिया, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सो दैट नो वन कैन इम्पोज इट्स सोवरिटी. Sovereignty belongs to the people, right? Preamble says it, we the people of India, all right? So this is the important point कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है कि कैसे रोका जाए, किस तरीके से हम पर्सन को रोकें, राइट, कि वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर ना करे, राइट? तो ये जो थिंकिंग है कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा, क्या वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें यहाँ रिकॉग्नाइज हुई जुरिस्प्रूडेंस में, और उस बेसिस पे ये डॉक्ट्राइन क्रिएट हुआ, राइट? सो जुरिस्प्रूडेंस इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. इट इज़ नॉट लाइक कि थियोरिटिकल और इंडिविजुअल सब्जेक्ट है. जुरिस्प्रूडेंस इज दैट सब्जेक्ट दैट यू कैन यूज इट this subject with each and every subject whatever you study. आप CPC पढ़ रहे हो, आप IPC, BNS, BNSS कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइड बाय साइड आप जुरिस्प्रूडेंस लेके चल सकते हो. एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जुरिस्प्रूडेंस आपकी एनालिटिकल थिंकिंग क्रिएट करता है कि लॉ अगर एग्जिस्टेंस में है तो इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया गया, क्या पर्पज़ ये सर्व करता है, अगर इसे हटा दिया जाए तो क्या इफ़ेक्ट होगा सोसाइटी में, क्या लॉ को इस तरीके से बनाया गया है कि फ्यूचर में ये चेंज किया जा सके, राइट? क्या इसकी सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो जुरिस्प्रूडेंस आपको सिखाता है, ऑलराइट? सो जुरिस्प्रूडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, येट इट इज़ वेरी थ्योरेटिकल, बट वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, राइट? मैं आ सकता हूँ और आपको
डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट का नाम बता के लिखवा सकता हूँ चीज़ें, तो इट विल बिकम अ वेरी hectic task, not only for me, for you as well, if we do not focus on the understanding, right? This will become the irony कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट जो समझने वाला है उस पर लिखें या उस पर रटने वाली चीज़ करें. Subject itself says that it is knowledge of law, right? We should understand law, and yet we are going to cram it. तो वो तो कोई सेंस क्रिएट ही नहीं कर रहा. That is an irony, right? आप लोग माइक बंद कर लीजिए, आई थिंक वॉइस आ रहा है, राइट? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं, राइट? मुझे दिख जाएगा वो. जी बताइए, क्या डाउट है आपका? सर बेसिकली जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज कर रहे हैं, या तो पार्लियामेंट उसको लॉ बनाते वक्त यूज कर रही है, या हम जब कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या जुडिशरी कोई डिसीजन ले रही है, वो कब यूज हो रहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस आ कहाँ रहा है हमारे पास? जूरिस्प्रूडेंस हर एक लेवल पे यूज़ हो रहा है. पार्लियामेंट यूज दिस in order to create statutes, judiciary use it to interpret statutes, and executive use it to implement statute, right? There is no exact place that we are going to use it. For students it is very important for the study, so even student can use it, right? So there is no specific place कि इसको use कब करना है. जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जब क्राइम रिलेटेड मैटर होगा तो आप वो यूज़ करोगे. सीपीसी में सिविल सूट्स रिलेटेड मैटर होगा तो आप जब वो यूज़ करोगे. तो हर एक स्टेट्यूट का एक अपना टाइम होता है. बट व्हेन इट कम्स टू जूरिस्प्रूडेंस का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, राइट? इवन इफ लॉ इज़ नॉट क्रिएटेड एंड इफ समवन इज़ रिसर्चिंग अबाउट इट दैट दिस काइंड ऑफ लॉ शुड बी एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी, तो वो भी जूरिस्प्रूडेंस बन जाएगा. ऑलराइट, जी बताइए. सर देन टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स और चेंजेस आते रहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में. देखिए, मैं अमेंडमेंट वर्ड एक एक्यूरेट या सही वर्ड नहीं होगा, राइट? बिकॉज एज देर इज नो स्टेट्यूट रिलेटेड टू जूरिस्प्रूडेंस, यू कैन नॉट यूज वर्ड अमेंडमेंट, राइट? देयर कैन नॉट बी एनी अमेंडमेंट इन दिस, देयर कैन बी एडिशन, राइट? आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डेफिनेशन बनाओ, राइट? यू कैन यूज दैट डेफिनेशन. वो एडिशन हो गया इफ दैट डेफिनेशन इज वर्दी ऑफ एप्रिसिएशन, राइट? यू कैन नॉट यूज अमेंडमेंट. व्हाट इज अमेंडमेंट? जो पहले से ही है उसको बदल दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं होता. समथिंग विच इज़ थियोरिटिकल, उसमें आप कैसे रेजोल्यूशन पास कर पाओगे? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना कैसे अमेंडमेंट होता है. सर फिर इसकी तो लिमिट ही नहीं बन पाएगी. मतलब एवरी टाइम इसमें जो चेंजेस ऐड होते रहेंगे और जो पीछे से चलता आ रहा है हिस्ट्री हमारी, then that will kept on increasing time to time. Correct. And that is the important portion, right? That is the important portion. That is what we required. That is why this subject has relevance till now, because if this subject is totally related to the past or the history, then it would be a subject like legal history, right? तो present में इसका कोई relevance तो होता नहीं, right? So this subject is relevant even in this present time. There is a reason behind it, because it is applied in the present time as well. Though we understand jurisprudence by the past happening of event as well, तो हमें पूरा ही समझ के चलना होता है. And yes, there is no limit. बस ये है कि आपके सिलेबस के लिए इन्होंने बना दिया, right? If I talk about the syllabus, so जो जूरिस्प्रूडेंस 1 है, तो उसमें तो आपको जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन दिया है, सोर्सेज ऑफ लॉ दिए हैं, स्कूल्स दिए हैं, राइट? एंड देन जूरिस्प्रूडेंस 2 में आपको राइट्स, ड्यूटी, पोजेशन, ओनरशिप और लायबिलिटी, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, ये सब मिल जाएगा. तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेबस में बांट दिया है. बट एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज़ वेरी वाइड, right? Everything which helps you to understand the law become jurisprudence for you. All right? बताइए, इतना क्लियर है? Tell me.
Yes, sir. अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बताइए. Sir, how does the judiciary use jurisprudence in interpreting the statute? Same way as the doctrine of basic structure is created, right? Keshav Nanda Bharti case was the case in which this doctrine was created. Why? Because there was a question in front of court that can parliament amend the constitution in such a way that parliament changes the entire constitution, or do parliament possess the wide power to change the entire constitution, right? And the court replied that no, it cannot be done, since court is just a person, right? आपके और हमारे जैसे judges ही हैं, right? Normal individual हैं. So we cannot just trust on a single person or the opinion of person. We need reason. So what was the reason? That there are some fundamental principles which cannot be taken away from the people, and it is down there present in the constitution, right? And touching those elements or amending those elements will be very dangerous for the constitution. That is the reason court came to the conclusion that there is a doctrine of basic structure will not touch the basic structure. If you look at the building, you can change the window, you can change the door, all right, you can change the flooring, all right, you can change the equipments, but you cannot change the foundation. You cannot touch the foundation. If you touch the foundation, there will be risk of falling down, right? The entire building will be destroyed. So that's with the constitution. So this is how court can Okay, sir. use jurisprudence, right? Not only in constitution, in every subject. Now, as far as this jurisprudence is concerned, there are some legal theories that will come up, right? जिन लोगों ने jurisprudence 1 पढ़ लिया है तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका भी, राइट? आई वुड रिक्वायर कि एक बार सुन लो, हो सकता है कुछ न्यू चीज़ें आपको पता चल जाए. ऑल्दो हम 1 और 2 दोनों ही करेंगे, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको पूरा jurisprudence कम्प्लीटली अच्छे से समझा दिया जाए. राइट, एक रीज़न ये भी है कि देखो, अगर आपने jurisprudence 1 पढ़ा भी हुआ है तो वो मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, राइट? तो हर एक टीचर का या हर एक पर्सन का डिफरेंट वे होता है. ऑलराइट, मे बी अगर मैं डायरेक्ट jurisprudence 2 स्टार्ट करूं एंड आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि jurisprudence 1 आपको पता है, बट वो उस वे में ना पता हो आपको जिस वे में मैं बताना चाहता हूँ. तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज़, right? So it is very important that if you are studying jurisprudence, let us study it whole, right? So if we talk about jurisprudence, all right, now one thing that I want to discuss, पहले बात तो बेसिक चीज़ हमें पता चल गया jurisprudence क्या है, ये भी पता चल गया कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, right? जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स लैक करते हैं, right? Many students, they do not know how to implement this jurisprudence. All right, so now the question will be asked that what is the difference between jurisprudence and legal theory, right? What is jurisprudence and legal theory? Legal theory पूरा सब्जेक्ट ही theoretical है, तो jurisprudence और legal theory में कुछ difference है या नहीं? टाइम टू टाइम jurisprudence में डिफरेंट jurists ने अपना अपना ओपिनियन दिया, राइट? और टाइम टू टाइम उन्होंने अपने वे से समझाया कि लॉ क्या होता है, और इनको कैटेगरीज में भी बांटा गया है: एनालिटिकल, पॉजिटिव स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशोलॉजिकल स्कूल, लीगल रियलिज्म, राइट? ये सारे फैक्टर्स में बांटा गया है आपकी लीगल थ्योरीज को, राइट? तो अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो समझना है रेदर देन क्रैमिंग. अब बात करते हैं कि jurisprudence और लीगल थ्योरी में डिफरेंस क्या होगा, राइट? jurisprudence हमें अप्लाई करना आ गया, बाय दैट वी नो कि jurisprudence है क्या. इट इज़ एन आर्ट
it is a science, it is the knowledge, or it is the mother, all right, through which we can understand what is law, why is law, what was the purpose, what was the need, all right, why we required laws, right. So ये सारी चीज़ें हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस है. बट देखिए टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट आए, और हिस्ट्री में, और उन्होंने अपना अपना व्यू दिया, अपना अपना पॉइंट बताया, अपना अपना ओपिनियन बताया, राइट, रिगार्डिंग व्हाट जूरिस्प्रूडेंस इज एंड रिगार्डिंग व्हाट लॉ इज, राइट. अगर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, इफ आई आस्क यू डिफाइन लॉ, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी that different definition will come up, and different definition will be based upon your own opinion and experience, all right, things that you have understood, things that you had faced, all right. Some says that law is dynamic in nature, some believes that law should be strict in sense, all right. So there are many opinions. A different person, different opinion, different conclusion, right? So वो जो concluding part है, that is legal theory, all right? So the concluding portion is the legal theory. If I ask you what is law, what you will do? You'll give your own definition, right? Your own legal theory. And you have analyzed that as well. You have analyzed that what is law, why is law, what is the purpose of law. You did everything. You did a research on it. And then thereafter you provided a definition. So that research part is the jurisprudential part. And the concluding part, the conclusion जिस पे आप आए, that portion is the legal theory, right? That portion is the legal theory. ठीक है, बताइए इतना clear है? Yes or no? Yes, sir. All right. Yes, sir. Now, suppose that I'm a jurist, and if I think what law is, then I'll give you the definition of my own. I'll provide you my own perspective, my own opinion. So that portion will be the concluding portion. That will be my legal theory. All right, that will be my legal theory. And the process which I had adopted to reach to that definition, that process will be jurisprudence. अब जैसे different schools हैं, सेविंगली एक जूरिस्ट थे हिस्टोरिकल स्कूल के, जिन्होंने बताया था दैट लॉ सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता है, राइट? लॉ इवॉल्व्स विद द सोसाइटी, सो दैट इज हिज कंक्लूजन. और जो उन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट किया, दैट इज द जूरिस्प्रूडेंस. एक रॉस्को पॉन्ड है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्ट, राइट. उन्होंने बोला कि हमको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए सोसाइटी में से. सोसाइटी को एग्जामिन करो और उसमें से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटा दो. सो दैट इज़ हिज लीगल थ्योरी. राइट. तो डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट जूरिस्ट आए, अपना अपना कॉन्क्लूजन बताया, वो इन्होंने लीगल थ्योरी बोला. और टाइम टू टाइम आए और डिफरेंट पॉइंट्स इन्होंने रखे, तो इन्हीं सब जूरिस्ट्स को डिफरेंट स्कूल में डिवाइड कर दिया, राइट. तो वन बाय वन हम उन पे भी गो थ्रू करेंगे. इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट स्कूल, दैट इज एनालिटिकल स्कूल, राइट. वेरी इम्पॉर्टेंट स्कूल. और इसमें जो मेन जूरिस्ट हैं, राइट, जिनके बारे में और जिनकी लीगल थ्योरीज हमको जाननी है, दैट इज़ बेंथम, ऑस्टिन,
केल्सन एंड HLA हार्ट, नहीं नाम थोड़ा बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बेंथम ऑस्टिन, केल्सन, HLA हार्ट, ये एनालिटिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं। बेसिकली इन लोगों के ओपिनियन को एनालिटिकल स्कूल कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज में एनालिटिकल ओपिनियन रखा, दैट वी नीड टू यूज़ द एनालिटिकल पार्ट, कि लॉ क्या है, क्यों है, तो ये एनालिटिकल पोर्शन हमें अडॉप्ट करना है। इनको पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है, इम्पेरेटिव स्कूल भी बोला जाता है, राइट। वन ऑफ द थिंग इज दे फोकस द प्रेजेंट स्टडी ऑफ लॉ rather than the study of past, right? Their opinion, चाहे वो बेंथम का हो, ऑस्टिन का हो, केल्सन का हो, HLA हार्ट का हो। अब देखो कितनी बड़ी आयरॉनी है, राइट, कितनी बड़ी आयरॉनी है। ऑल ऑफ देम सेज दैट वी नीड टू स्टडी द प्रेजेंट लॉ। ऑलराइट, लॉ क्या होता है? लॉ वो होता है जो प्रेजेंटली इन एक्शन है, जो हिस्ट्री है उसका लॉ से कुछ रिलेशन नहीं है, और ये खुद अब हिस्ट्री बन चुके, राइट। कितनी बड़ी आयरॉनी है। सो देयर पॉइंट वाज दैट यू हैव टू स्टडी द प्रेजेंट लॉ, बट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द प्रेजेंट लॉ टुडे, वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर रीडिंग अबाउट देम, जो खुद अपने आप में हिस्ट्री का पार्ट है। ऑलराइट, वन बाय वन इफ वी गो थ्रू with their legal theories, तो बेंथम है, बेंथम ने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म का एक कॉन्सेप्ट वो लाए, या आप इनको बोल सकते हो साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। बेंथम बिलीव्स ऑन द साइंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि अगर कोई लॉ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यू विल फाइंड सम फ्लॉज इन इट, सम वीकनेस इन इट, some mistakes in a law, and then the next process will be to remove that weakness, to remove that error, and that is how you can implement that particular law. All right, that is how you can implement that particular law for the beneficial of individual. So here the focus of Bentham was to implement the law for the benefit of an individual rather than the society. Alright, and इसी से एक और थ्योरी आया, यूटिलिटेरियनिज्म। ऑलराइट, आप लोगों ने सुना होगा यूटिलिटेरियनिज्म, ऑलराइट, जिसमें जो फोकस था वो मैक्सिमम बेनिफिट कॉज करना था मैक्सिमम लोगों का, लेकिन इंडिविजुअली। सो बेंथम पॉइंट टूवर्ड द फैक्ट कि देखो लॉ का जो पर्पस होता है दैट इज़ टू क्रिएट बेनिफिट और टू प्रोवाइड बेनिफिट फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर एक लॉ है और वो इंडिविजुअल को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकता तो ऐसे लॉ का कोई काम नहीं है। ऑलराइट, तो लॉ अगर कोई क्रिएट हुआ है तो पहले साइंटिफिक स्टडी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, फाइंड आउट द एरर्स, लूप होल, मिस्टेक्स इन इट, देन अवॉइड इट and then implement that law. And once you implement that law must cause the benefit to the individual, right, rather than the benefit of the society, right. अब देखो सोसाइटी का बेनिफिट डायरेक्टली कॉज हो ये नहीं कि कहा बेंथम ने, but Bentham focused upon the individual benefit of person, राइट, कि वो लॉ का जो बेनिफिट होना चाहिए वो इंडिविजुअल के लिए होना चाहिए, एंड इंडिविजुअल इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट. सो इफ वी आर कॉजिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू एन इंडिविजुअल, automatically benefit of the society will take place. All right, and if the benefit of society is taking place, then it will create
the benefit of the nation, right? So Bentham focus upon the individual aspect, and indirectly it had resulted into the societal interest, all right, or societal benefit. Bentham also provided 4 goals, all right, that each and every state or each and every government should focus upon these 4 goals. If authorities are not focusing upon these 4 goals, then there is no need of that authority, or you can say that authority is not doing their work properly, राइट. अब ये क्वेश्चन तो उठेगा ना कि एक लॉ इंडिविजुअल का बेनिफिट कैसे कर सकता है. सो देयर आर 4 ways which had to be kept in mind, right? Now first is to provide security, which is very important. Alright, if we are living in a country, so it is very important to feel protected. Alright, if we live in a country where we are not feeling safe, so that will not cause the individual benefit. Alright, फिर तो fear develop हो जाएगा. Second, equal treatment of people should be there. There should not be any discrimination, any sense of discrimination. Everybody is created equally and everybody should be treated equally. Alright. Third thing is the subsistence of resources. Right? Subsistence of resources means to maintain the resources in such a way that the resource will not get lapsed. ऐसा ना हो कि रिसोर्स ख़त्म हो जाए. अब जैसे कुछ टाइम पहले बेंगलोर में कहा गया था कि पानी की कमी हो गई, राइट. सो गवर्नमेंट शुड मेंटेन द रिसोर्स इन सच अ वे दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी देयर, which will cause the benefit of the society, because somehow it is causing benefit to the individual. And the fourth one is abundance of resources, right? That government not only subsistence, not only helps to maintain the resource, but also creates abundance of sources. कि एक अगर सोर्स है तो उसी को सब्सिस्टेंस ही ना करें, बल्कि उस जैसे बहुत से और सोर्स भी क्रिएट करें, राइट. सो टोटल 4 goals are there. First, to provide security. Second, to provide equal treatment. Third, the subsistence of resources. And fourth, to create abundance of resources, right? And by these 4 goals, it can lead to the benefit of individual and it will result into the societal interest. And this is what utilitarianism theory is all about. कि इंडिविजुअल का बेनिफिट करोगे तो सोसाइटी का बेनिफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू बेंथम, व्हाट लॉ इज क्रिएटेड फॉर वन पर्पस, and that is to provide benefit to the individual, all right, to support the individual rather than to create fear, all right. So this was the theory of Bentham, right? So this was your analytical school जिसमें हमने अभी Bentham discuss किया, right? Since time is up, we are going to discuss Austin, Kelson and H.L.A. Hart in the next class. Alright, and I would request, if you have material, you can read analytical school portion and you can read about the part of Bentham. Alright, if no material is provided, then do not worry. I am recording this lecture. You can revisit this lecture. Alright, just मुझको text कर देना. I'll provide the link so that you can watch these lecture. ये मैं YouTube पे डाल दूँगा. Alright, you might be aware about my YouTube channel. anuragroylegal.com is my website. उसमें आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगा. अगर आपको YouTube चैनल देखना है तो आप you can directly search on YouTube Anurag Roy Legal, you can find that. Alright, तो वहाँ मैं डाल दूँगा इसको.
so that you can सर watch ये them. कोर्स है हमारे सेकंड सेमेस्टर का जिसमें लीगल पर्सन्स लीगल राइट एंड ड्यूटीज हाँ, और ये वो सब भी कंटेंट्स डिस्कस ये होगा, कब आप स्टार्ट करेंगे? वो भी डिस्कस होगा. आई थिंक 2 या 3 क्लासेस इस पे लगना है. आई मेक इट हैपन कि 2 ही लगे, 2 से ज़्यादा ना लगे. ऑलराइट. तो आफ्टर इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग अपॉन दी सेकेंड जूरिस्प्रूडेंस, ऑलराइट, और आप चाहते कि फर्स्ट नहीं पढ़ना हमको सर, तो फिर ठीक है, 2 क्लासेस बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, सेम टाइम रहेगा. ऑलराइट, एंड विल कम टू द जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड, क्योंकि आने वाली अब जो 2 क्लासेस है ना, उसमें हम ये हिस्टोरिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन देयर आफ्टर विल कंप्लीट दैट पार्ट जो आप बता रहे हो कि पोजीशन हो गया, ऑलराइट, ओनरशिप, राइट, लाइबिलिटी, ड्यूटी, theories of लॉ punishment, एंड then we are जस्टिस going to discuss जी that. ठीक है. फाइन सर. So अभी के लिए इतना ही रखते हैं, and we are going to meet tomorrow.